वेलकम टू द सिक्स्थ एपिसोड ऑफ चैलेंज योर अंडरस्टैंडिंग सीरीज। इस एपिसोड के अंदर अपन कंडक्टर की बात करेंगे और इस कंडक्टर की वजह से अपने सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक एनर्जी होगी, उस एनर्जी की कैलकुलेशन करेंगे जो कि हमारा कैपेसिटर का पार्ट है। और देखेंगे कि एक कंडक्टिंग सेल के आउटसाइड एक पॉइंट चार्ज रखा जाए तो पोटेंशियल किस तरीके से चेंज होता है, और एक कंडक्टिंग सेल के इनसाइड पॉइंट चार्ज रखा जाए तो फिर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये सारे एस्पेक्ट इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस होंगे, तो आप इसे एंड तक देखिएगा। और यदि आपको अब तक ये सीरीज अच्छी लग रही है, यूजफुल लग रही है, देन लाइक एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड। अब तक जैसे इस पूरी सीरीज में कर रहे थे, सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन से इस प्रॉब्लम को डाउनलोड कीजिए और अपने सारे एफर्ट लगाइए इसे सॉल्व करने में। इस उम्मीद के साथ अपन आगे बढ़ते हैं कि आपने सारे एफर्ट लगा लिए। ठीक है, अब देखते हुए गिवन क्या है। यहाँ पे हमारे पास दो न्यूट्रल कंडक्टिंग सेल गिवन है, एक की रेडियस r है और दूसरे की रेडियस हमारे पास 3r है, और एक पॉइंट चार्ज दोनों सेल के बीच में रखा हुआ है +q, और उसकी ये जो कोसेंट्रिक सेल है उनके सेंटर से डिस्टेंस 2r है। ये हालात है अभी, तो बाकी का पार्ट में बाद में देखूंगा। पहले ये चेक करता हूँ कि अभी जो हालात है उसके अकॉर्डिंग चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा और दोनों सेल पे पोटेंशियल कितना होगा। बाद में अपन आगे वाला पार्ट देखते हैं भाई। तो हमारे पास सबसे पहले तो एक सेल है और इस सेल की रेडियस स्मॉल r, सेल की रेडियस स्मॉल r, और इस सेल के सेंटर से ट्वाइस ऑफ r डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है +q। अब आप देखो, इस +q की वजह से इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा। मैं ये पता करना चाह रहा हूँ कि पोटेंशियल कितना होगा r रेडियस वाले स्फीयर के सरफेस पे। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये हमारे पास कंडक्टिंग है, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, तो अंदर आपके पास हर जगह पोटेंशियल एक जैसा होगा। तो जितना सेंटर पे पोटेंशियल होगा उतना ही आपके पास पोटेंशियल होगा इसके सरफेस पे। सेंटर का पोटेंशियल और सरफेस का पोटेंशियल एक जैसा होगा। ठीक है, अब यदि आप सेंटर पे पोटेंशियल की बात करोगे तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से आ जाएगा KQ/2r, और इस पॉइंट चार्ज की वजह से जितना भी इसके सरफेस पे इंड्यूस चार्जेज आएंगे, जितना यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा उतना ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। तो इंड्यूस चार्जेज की वजह से सेंटर पे कोई पोटेंशियल नहीं होगा, क्योंकि सारा इंड्यूस चार्ज के सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है और इफेक्टिव चार्ज 0 है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि r रेडियस वाले इस स्पेरिकल सेल के सरफेस पे इतना पोटेंशियल होगा। यहाँ तक के पार्ट में दिक्कत नहीं है ना। ठीक है भाई, अब अपन दूसरे पार्ट पे बात करते हैं। दूसरा हमारे पास जो स्फीयर है, इस स्फीयर पे बात करते हैं। इस स्फीयर की रेडियस हमारे पास 3r है। इस स्फीयर की जो रेडियस है वो हमारे पास 3r है, और इसके अंदर आपके पास पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। अब आप बोलोगे अंदर यदि पॉइंट चार्ज +q है, तो ये जो स्पेरिकल सेल है इसके इनर सरफेस पे एक इंड्यूस चार्ज आना चाहिए -q, और आउटर सरफेस पे इंड्यूस चार्ज आना चाहिए +q। बराबर है। ऐसा क्यों आना चाहिए? क्योंकि इस स्पेरिकल सेल में मैं हल्की से ऐसे विड्थ कंसिडर करता हूँ, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, उसके लिए अंदर हर जगह इफेक्टिव चार्ज 0 आना चाहिए। इस वजह से अंदर इफेक्टिव चार्ज +q है, तो यहाँ पे -q इंड्यूस हो जाएगा, और ये न्यूट्रल है तो फिर आउटर पे इतना ही पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होना चाहिए। ये तो मैंने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बताया। अब बात कर लेते हैं पोटेंशियल कितना होगा इसके सरफेस पे। मेरी दिलचस्पी है कि 3r वाले रेडियस वाला जो स्पेरिकल सेल है इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा। तो पोटेंशियल के लिए मैं बात कर सकता हूँ कि देखिए भाई, अंदर जितना भी चार्जेज है उनकी वजह से बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, तो अब इन्फाइनाइट से सरफेस तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने का जो वर्क डन होगा
वो सिर्फ इसी चार्ज के अगेंस्ट होगा। तो पोटेंशियल सिर्फ इसी की वजह से लिखेंगे और वो आएगा आपके पास K कैपिटल Q अपॉन 3R। वैसे मुझे ज़रूरत नहीं है बट फिर भी यहाँ पे एक पॉइंट मैं और बताना चाह रहा हूँ। इस प्रॉब्लम मुझे उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी बट फिर भी आप ध्यान रखिएगा। ये जो प्लस Q है ना, इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा और ये जो माइनस का Q है ना, इसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्यों यहाँ प्लस चार्ज है तो इधर आपके पास इस रीजन में ज़्यादा होगा और इस रीजन में चार्जेस नेगेटिव चार्ज कम होंगे। इफेक्टिवली माइनस क्यों होंगे, लेकिन वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ये सारा डिस्कशन कंडक्टर वाले चैप्टर में अपन कर चुके हैं, ठीक है। फिर भी मैं शॉर्ट में समराइज कर रहा था। तो आपको दोनों स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल का पता चल गया। अच्छा, दोनों पे पोटेंशियल की हमें ज़रूरत क्यों है, क्योंकि यदि आप एक स्विच के थ्रू यदि दोनों को कनेक्ट करते हो, एक स्विच S1 के थ्रू इन दोनों को कनेक्ट कर रहे हो R1 रेजिस्टेंस के साथ, तो जैसे आप स्विच से ऑन करोगे बेसिकली चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा एक सेल से दूसरे में। और चार्ज का ट्रांसफ़र कब तक होता रहेगा, जब तक कि इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। अभी हाल फिलहाल दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये वाला और इन दोनों का डिफरेंस देखो तो आप लिख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस KQ अपॉन ट्वाइस ऑफ R माइनस KQ अपॉन 3R। तो करो तो कितना आएगा, KQ अपॉन 6R। ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों सेल के बीच में। अच्छा, ये रेजिस्टेंस R1 का क्या रोल है, रेजिस्टेंस R1 डिसाइड करेगा, R1 की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी ना वो बेसिकली एक से दूसरे में चार्ज का जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो उतना ही स्लो होगा, हाँ है ना। और आफ्टर लॉन्ग टाइम इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, जब चार्ज यहाँ से इधर जाएगा, मुझे नहीं पता आप इनर टू आउटर मानिए आउटर टू इनर, मान लेते हैं कि सपोज Q चार्ज इनर टू आउटर ट्रांसफ़र हुआ, Q की वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे ही Q चार्ज ट्रांसफ़र होगा ना और उसके बाद में जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होगा तभी आपका पास चार्ज ट्रांसफ़र रुकेगा ना। तो उस मोमेंट पे अब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होगा तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि ये कैपेसिटर था, एक स्पेरिकल कैपेसिटर, और वो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया। तो जितनी भी एनर्जी अंदर स्टोर थी इस कैपेसिटर के अंदर, मान लेते हैं ये कैपेसिटेंस C1, तो इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी कितने लिखते हो आप, हाफ CV1 का स्क्वायर। V1 बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये एनर्जी पूरी की पूरी आपके पास R1 के थ्रू डिसिपेट हो जाएगी, यानी ये आपके पास हीट लॉस होगा डेल्टा H थ्रू R1 आफ्टर लॉन्ग टाइम। ये बहुत ही लंबे टाइम तक प्रोसेस चलता रहेगा, तो आफ्टर लॉन्ग टाइम इतनी हीट डिसिपेट हो जाएगी। अब आपको V1 तो पता है, पोटेंशियल डिफरेंस तो इतना है, अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। और स्पेरिकल कैपेसिटर के लिए आपको पहले से ही पता है कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यही होता है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, यही होता है। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पे जब वैल्यू पुट करते हो R2 और R1 की, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन, आप ये बार बार लिखना नहीं चाह रहे हो तो थोड़ी देर के लिए इसे 1 अपॉन K भी लिख सकते हो, ठीक है। ऊपर वाला हमारे पास 3R स्क्वायर, नीचे वाला 3R माइनस R, तो ट्वाइस ऑफ R, एक R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, यही आएगा। अब देखते भाई हीट लॉस कितना होगा, डेल्टा H। डेल्टा H की बात करते हैं अपन, डेल्टा H ऊपर वाला ये फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। हाफ कैपेसिटेंस कितना है, 3/2 R अपॉन K, और V1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, K स्क्वायर Q स्क्वायर अपॉन 36 R स्क्वायर, यही होगा। तो एक R से एक R कैंसिल आउट, एक K से एक K भी कैंसिल आउट, और
ये हमारे पास 3 से ही कैंसिल आउट होकर 12 बन जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 12 आर। एक काम करते हैं, के की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो डेल्टा एच कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 12 आर। तो ये आ गया हमारे पास क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16 एंड 16 मल्टीप्लाई बाई 12 192। तो ये आपके पास डेल्टा एच की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वैसे में इस स्मॉल क्यू की ज़रूरत नहीं है कि स्मॉल क्यू कितना ट्रांसफ़र होगा, लेकिन स्मॉल क्यू इस तरीके से होगा कि फाइनल इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पूछा नहीं गया है, बट फिर भी आप स्मॉल क्यू कैलकुलेट करके लाओ। कैसे कैलकुलेट करोगे, इस स्मॉल क्यू के ट्रांसफ़र के बाद में दोनों के सरफेस का दोबारा पोटेंशियल निकालोगे और दोनों के पोटेंशियल को इक्वल करोगे। स्मॉल क्यू की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। जो भी आपका आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अब इसके सेकंड पार्ट पे बात कर रहे हैं। अच्छा, पहले तो ये बताओ, जैसे ही स्मॉल क्यू मान लो आपको पता चल जाता है, तो चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या फ़र्क आएगा। जैसे स्मॉल क्यू ट्रांसफ़र होगा, यहाँ चार्ज आ जाएगा माइनस का क्यू। यदि ये सपोज स्मॉल क्यू पॉजिटिव आता है तो अच्छी बात है, स्मॉल क्यू नेगेटिव आता है तो आप इसके सरफेस पे प्लस क्यू आ जाएगा, हाँ है ना। और इसके इनर सरफेस पे चार्ज आ जाएगा प्लस क्यू, यानी इनर सरफेस पर इफेक्टिव चार्ज कितना आएगा, माइनस का क्यू और प्लस का स्मॉल क्यू। ठीक है, क्या आउटर सरफेस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा, बिल्कुल नहीं। जब आप S1 वाले स्विच को क्लोज करोगे तो इस आउटर सरफेस के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, बाहर वाले पे बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं आएगा। यहाँ जो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी स्टोर थी ना, बस वही एनर्जी गायब होगी। अब दूसरा केस में इन्होंने बोला है कि यहाँ पे एक और स्विच लगा दिया है S2, और फिर ये आपके पास रेजिस्टेंस R2 और अर्थिंग कर दी, और बोला है कि इस स्विच को यदि आप क्लोज करोगे तो क्या होगा। अब देखिए भाई, जैसे आप इस स्विच को क्लोज करोगे, S1 को क्लोज करने के आफ्टर लॉन्ग टाइम बाद में S2 को क्लोज कर रहे हो और इसको आप क्लोज रख रहे हो फॉर ए लॉन्ग टाइम अगेन, तब क्या होगा, तब आप कहोगे कि ये आपके आउटर सेल वाला जो चार्ज है, इसकी वजह से अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ये चार्ज पूरा का पूरा अर्थ में चला जाएगा। यानी इस चार्ज की वजह से जो एनर्जी स्टोर थी वो पूरी की पूरी एनर्जी R2 के थ्रू डिसिपेट हो जाएगी, और S1 के अंदर फर्दर कोई डिसिपेशन होगा नहीं, अंदर एनर्जी है ही नहीं, ना कोई चार्ज का फ्लो होने वाला अब। ठीक है, तो R1 के थ्रू अब आपके पास जो एनर्जी होगी, सेकेंड पार्ट में बात कर रहा हूँ, S2 के क्लोज करने पे अंदर R1 पे कोई एनर्जी डिसिपेशन नहीं होगी, R2 पे कितनी होगी, जितना ये Q चार्ज आपके पास एनर्जी स्टोर करके बैठा है। इस Q की वजह से एनर्जी कितनी स्टोर है, अगेन आप कैपेसिटर वाला फॉर्म लगा सकते हो। एक सिंगल कंडक्टर जिसकी रेडियस 3r है, हाफ सी वी स्क्वायर फॉर्म लगाओ, आंसर आ जाएगा। दूसरा, आप डायरेक्टली ऐसे भी बोल सकते हो कि स्मॉल क्यू की बात करो तो ये मेरे पास एक सिर्फ प्लस क्यू की बात हो रही बेटा, तो एक होलो स्फीयर है ना, और इसकी जो सेल्फ एनर्जी है वही बेसिकली कैपेसिटर की एनर्जी है। और होलो स्फीयर की सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, होलो स्फीयर की सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला होता है के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स रेडियस। बस अब डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आप हाफ सी वी लगाओ या डायरेक्ट सेल्फ एनर्जी लिखो, आंसर सेम आएगा। चेक कर रहे ना बेटा, आपको यदि डाउट हो रहा हो तो। के की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 6r। ये कितना बन गया, ये बन गया हमारे पास, बन गया क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 24 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो यही दो पार्ट हमसे पूछा हुआ। पहले पार्ट हम पूछा कि भाई हाउ मच हीट इज डिसिपेटेड इन द रेजिस्टेंस R1
आफ्टर द स्विच S1 इज क्लोज कीपिंग द स्विच S2 ओपन अंटिल ए स्टेडी स्टेट इज रेस्ड। तो इसका आंसर आएगा सी, क्यू स्क्वायर अपॉन 192 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दूसरे पार्ट में ये पूछा था व्हेन ए स्टेडी स्टेट इज रेस्ड आफ्टर क्लोजिंग द स्विच S1 द अदर स्विच S2 इज क्लोज, हाउ मच टोटल हीट इज डिसिपेटेड आफ्टर द स्विच S2 इज क्लोज अंटिल ए न्यू स्टेडी स्टेट इज रेस्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, आप बोलोगे कि R2 के अंदर जो हीट होगी वो इतनी डिसिपेट होगी और R1 में जो हीट होगी वो होगी 0। तो दोनों पार्ट का आंसर है सी। आपके लिए मैंने एक और पार्ट यहाँ पे छोड़ रखा है, वो क्या है, स्मॉल क्यू की वैल्यू पता करना कि जब S1 क्लोज होगा तो कितना चार्ज ट्रांसफर होगा। आई होप कि इस एपिसोड के बाद में कंडक्टर को लेके आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हुई है। आप अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए और अब तक यदि आपको ये सीरीज़ यूज़फुल लग रही है, जेईई एडवांस के लिए रिलेवेंट लग रही है, तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए और ज़िंदा रहिए।